अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोग लेकर आया एमजीडी 503 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जीडीपी का सॉल्यूशन, जिसके मार्क्स हैं 5 और इसकी ओपन डेट है 19th ऑफ दिसंबर और इसकी डेडलाइन हमें दे दी गई है 23rd ऑफ दिसंबर को। उससे पहले हमें सबमिट करना है। लेसन नंबर 8 से आपका जीडीपी आया है। इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा। सिनेरियो मैं आपको समझा देती हूँ कि समर एंटरप्राइजेज एक कंपनी है जो कि लेदर की प्रोडक्ट्स पे काम करती है और मिस्टर शुजा जो है समर एंटरप्राइजेज के ऑनर हैं। मिस्टर शुजा ने जो है वो बिज़नेस मैनेजमेंट में डिग्री ली हुई है, बिज़नेस को पर डिग्री है उनके पास। और जी उन्होंने जब से कंपनी संभाली है तो उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करी है अपने सारे सीनियर मैनेजर्स की और उनसे जो कंपनी में होने वाला डाउनफॉल है उसके रीजंस पूछे, जिसकी वजह से कुछ केसेस सामने आए हैं और उन्हीं केसेस को लेते हुए हमने अपने जीडीपी को रेडी करना है। फर्स्ट केस में हमारे पास सामने आया कि मैनेजर्स जो थे उन्होंने बात बोली कि हमने बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने जो बताया उसमें ये था कि जो है वहाँ पे प्रॉपर शेयरिंग ऑफ वर्क नहीं था, यानी कि एक तरीके का डिसिप्लिन नहीं था काम के अंदर। वो किस तरह से नहीं था, यानी कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं लेदर की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि लेदर प्रोडक्ट्स जो होती हैं हमारे पास उसको कोई लेकर आता है, कोई क्लीन करता है, कोई मशीन तक पहुंचाता है, कोई ये करता है। इस तरह की प्रॉपर डिवीजन नहीं थी काम के अंदर और जो है किसी से भी कोई भी काम करवा लिया जाता था तो ये चीज़ बहुत गलत थी। और किसी को भी एट द मोमेंट कोई भी टास्क परफॉर्म करने का कह दिया जाता था, यानी तुम ये काम कर दो। जिसमें स्पेशलाइजेशन थी उसको वो काम करने के लिए नहीं कहा जाता था, यानी उसको ये कहा दिया जाता था कि तुम जाके अब ये काम कर दो, वो काम कर दो। तो इस तरह से अगर वो अपनी स्पेशलाइजेशन में सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो किस तरह से कंपनी जो है वो एक तरीके से तरक्की करेगी, यानी प्रॉफिट किस तरह से होगा कंपनी किस तरह से फ़ायदा उठाएगी। तो ये चीज़ें कुछ थी जो केस 1 में थी। केस 2 में वो हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं था एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में, यानी कि जिस तरह से जब अपॉइंट करते हैं किसी को तो एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ होता है, जिसको ब्रेक करने के बारे में लिखा हुआ होता है कि अगर कोई ब्रेक करता है तो उसको क्या पनिशमेंट होगी, यानी कि क्या उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें नहीं थी, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एक प्रॉपर जो थी वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे कि उनके साथ कभी भी कोई भी मतलब लाइक काम करवा लिया जाता था, कुछ भी हो जाता था। तो इस तरह से जो थे ना ये सब चीज़ें कंपनी को फेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का कहना ये था कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन हमें बतानी चाहिए जिसमें प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन वगैरह सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो थी ना एम्प्लॉयज़ की तरफ से काफ़ी जो है इसका दबाव आ रहा था कंपनी के ऊपर। अब अपने केस 3 की तरफ चलते हैं। केस 3 में वो हमसे कह रहे हैं कि केस 3 में क्या चीज़ सामने आई थी कि सारे जो मैनेजर हैं ना, वो सारे जो थे ना वो ऑनर्स के ही फ्रेंड थे, तो यहाँ पे नेपोटिज़्म फेस करनी पड़ रही थी एम्प्लॉयज़ को, यानी कि वो अपने ही फ्रेंड्स को फ़ेवर देते थे और एम्प्लॉयज़ को कोई फ़ेवर नहीं मिलता, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो थे काफ़ी गुस्से में आ गए थे और वो स्ट्राइक करने का कह रहे थे। तो ये चीज़ भी एम्प्लॉयज़ की भी गलत थी और अगर वो लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते एम्प्लॉयज़ के साथ तो एम्प्लॉयज़ को अपने राइट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होता कि वो क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो जो एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट तो उसको क्या-क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें जो है एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि नहीं हुआ था, कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन, इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जब गुस्से में आ गए तो उन्होंने स्ट्राइक करने का कह दिया था, यानी धरना वगैरह देने का कह दिया था, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज़ेशन को भी काफ़ी एज़ अ रिज़ल्ट के तौर पे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता। तो ये सब चीज़ें थी जो केस 1, केस 2 और केस 3 में थी। अब हम इसके आंसर्स को देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, लेसन नंबर 8 से आपका ये जीडीपी आया है। वहाँ पे हेनरी फेलर की एक थ्योरी है जो कि 15 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर है, 14 प्रिंसिपल सॉरी। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर है, तो उसमें जो है हमें सब बताया हुआ है कि इन केसेस को रखते हुए और उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपना जीडीपी प्रिपेयर करना है। तो चलिए मैं आपको वो एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ सारे, उसके बाद जो है हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेसन नंबर 8 में जो हेनरी फेलर की प्रिंसिपल थे 14 उनको डिस्कस कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क था सबसे पहला पॉइंट उनका, था डिवीजन ऑफ, यानी जिसकी इसमें स्पेशलाइजेशन है उससे वही काम करवाया जाए। ऐसा नहीं हो कि एम्प्लॉय को कोई भी काम किसी भी वक्त कह दिया जाए। तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए कि इसका ये काम है, उसका वो काम है, मतलब ड्यूटीज असाइन कर देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 था अथॉरिटी। सारी अथॉरिटी मैनेजर को दी जाती है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन सारी अथॉरिटी मैनेजर को देती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब ये उसके ऊपर है कि वो किस तरह से मैनेज करता है, चीज़ों को लेके चलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में हमें बता रहे हैं कि प्रॉपर जो है ना एक डिसिप्लिन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, कि कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, यानी एक प्रॉपर ब्रेक होनी चाहिए, प्रॉपर खाने का टाइम हो चाहिए, हर चीज़ का एक टाइम
टाइम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिसिप्लिन में आ जाती हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 हमें बताया जा रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक ही इंसान जो है ना हर एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉइज़ को वो करे, ऑर्डर दे, यानी एक ही सुपरवाइज़र होना चाहिए। इस तरह से नहीं कोई कभी आगे कुछ कह रहा है तो कभी आगे कोई कुछ कह रहा है, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन जिस तरह से वर्कर्स के साथ ट्रीट हो रहा है उसी तरह से मैनेजर्स के साथ ट्रीट होना चाहिए। इस तरह से नहीं कि मैनेजर को कुछ ज़्यादा अच्छी जो है ट्रीटमेंट मिल रहा हो और वर्कर्स को ना अच्छा मिल रहा हो, क्योंकि मैनेजर भी आपका एम्प्लॉय ही है। उसके बाद सब इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड टू द जनरल इंटरेस्ट। अच्छा जी, इसमें ये था कि जिसके जो भी सबऑर्डिनेट हैं, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जो जिसकी जिसमें स्पेशलाइजेशन से वही काम करवाया जाए, ऐसा नहीं हो कि उसको गलत काम कर जाए। उसके बाद हमारे पास 7 पॉइंट रिम्यूनरेशन, यानी कि सैलरी जो थी ना वो उनकी काम के मुताबिक ही उनको दी जाए। ऐसा नहीं हो कि जो है काम उनसे ज़्यादा लिया जा रहा हो और सैलरी उनको कम पे की जा रही हो, तो ये चीज़ भी एक गलत चीज़ है। ये उनके साथ नाइंसाफ़ी, उनके साथ ज़्यादती है। 7 पॉइंट में हमारे पास ये बात कही जा रही है। 8 पॉइंट में हमसे कह रहे हैं कि जो है ना डिसीजन मेकिंग में अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को हमने शामिल करना है। तो इस तरह से नहीं कि किसी के साथ जो है कि हम सारे अच्छे एम्प्लॉइज़ को, यानी कि जो हमें लगते हैं कि अच्छे हैं उनको हमने शामिल कर लिया डिसीजन मेकिंग में और बाकी सबको निकाल के बाहर कर दिया, तो ये चीज़ गलत है। ठीक हो गया जी। 8 9 पॉइंट में भी हमसे यही बात कह रहे हैं कि हमने डिसीजन मेकिंग में सारे एम्प्लॉइज़ को वो करना है, क्योंकि हम जब किसी को कमतर समझते हैं हो सकता है वो हमें ज़्यादा अच्छा मशवरा दे दे, तो ये चीज़ भी होती है कि जो है हमने सबको शामिल करना है। उसके बाद एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो होना चाहिए कि जो है हर जैसा नहीं हो कि तू आज ये काम कर लो, आज वो नहीं आया तो तुम इसकी जगह पे कर लो, तो ये चीज़ गलत है। इक्विटी होनी चाहिए, यानी कि मैनेजर का अच्छा बिहेवियर होना चाहिए अपने एम्प्लॉइज़ के साथ। ऐसा नहीं हो कि वो बदतमीज़ हो और जो है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं हो, तो ये चीज़ गलत है। तो एक इक्विटी फ़ॉलो करनी चाहिए। ठीक है, 12 पॉइंट है हमारे पास के जो है उसमें ये था कि एम्प्लॉइज़ के जैसे अगर कोई वर्कर छोड़ के चला जाता है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। पहले से उनके पास रिज्यूमेज़ होनी चाहिए, वैकेंसी अगर खाली हो तो उसके लिए। इनिशिएट, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा इनोवेट करता है चीज़ें, यानी कि अच्छे उसके आइडियाज़ हैं, अच्छे इनोवेशन है उसके अंदर, तो उसके साथ अच्छे तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि उसका काम भी ले लो और उसके बाद उसके साथ बर्ताव भी सही ना करो। तो ये चीज़ उनके 13 प्रिंसिपल में थी। उनके 14 प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर जो होती है ना, मैनेजर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी डिसिप्लिन होनी चाहिए, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से जो है उसके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, ताकि जो है कंपनी को हार्म ना पहुँचे। लीडरशिप की क्वालिटी अगर किसी मैनेजर में होती है कि टीम को लेके चलने वाली, तो उससे कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी हार्म नहीं पहुँचे, तो ये भी मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 14 प्रिंसिपल थे। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। इन्हीं 14 प्रिंसिपल को ज़हन में रखते हुए हमने अपने जीटीबी के सॉल्यूशन को बनाना है। पहले में हम बात कर लेते हैं केस 1 में। मैं बता दें, शेयरिंग ऑफ वर्क ठीक नहीं था और प्रॉपर ऑर्डर मैनेजमेंट नहीं थी, तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क हम फेलियर की थ्योरी से ले लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क ठीक तरीके से नहीं था, यानी स्पेशलाइज्ड वर्क, हर इंसान को हर किसी की स्पेशलाइजेशन नहीं होती, किसी से भी कोई भी काम ले लिया जाता था, वो गलत था। ऑर्डर, यानी कि किसी को कोई भी काम कह दिया जाता था कि तुम इस वक्त ये काम कर लो, कि अगर वो बाहर गया हुआ है, कोई वर्कर इस पर एब्सेंट है तो आप उसकी जगह पे काम कर लो, तो ये चीज़ गलत थी। जो प्रॉपर ऑर्डर था वो फॉलो नहीं किया जा रहा था। केस नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं कि प्रॉपर गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, यानी अपॉइंटमेंट लेटर, और जो है अपॉइंटमेंट लेटर में ही सैलरी डिस्कस होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो थी ना, ये चीज़ें नहीं थी उसके अंदर, तो ये इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा था। और प्रिंसिपल नहीं पता थे उनको, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता थी, इसी वजह से लॉज वगैरह नहीं पता थी, गाइडलाइन नहीं थी उनके पास कुछ भी कि क्या चीज़ उनको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें गलत चीज़ थी कि उसके लिए एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, पूरा जो है डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। उसके अलावा जो है केस नंबर 3 में हमारे पास बोला जा रहा है कि वो फेवर करते थे अपने फ्रेंड्स को, यानी ऑनर जो थे वो उनके मैनेजर जो थे ना वो दोस्त थे, तो अपने दोस्तों को फेवर करते थे, यानी निपोटिज्म हो रही थी। तो सारी अथॉरिटी अगर मैनेजर के पास है तो मैनेजर को चाहिए कि वो अच्छा ट्रीटमेंट करे, यानी कि और जो है एक ही सुपरविज़न हो, एक ही बंदा जो है सुपरवाइज़ करे। इक्विटी, फेवर और बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए वो, और डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन को अगर मैं ले लेती हूँ कि एम्प्लॉइज़ के अंदर भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और वो तब पता चलेगा जब उनके पास कोई एक लेटर आएगा, यानी कि कोई एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगी, तो उसमें ही उनको अपने डिसिप्लिन का पता चलेगा ना कि उनको क्या चीज़ फ़ॉलो करनी है, क्या नहीं करनी। और एम्प्लॉइज़ को भी थ्रेटन करना, लाइक धमकी देना कि स्ट्राइक करेंगे हम, ये चीज़ भी गलत है। तो ये मैंने फेलर की जो 14 प्रिंसिपल्स थे उसमें से लेकर ही ये पॉइंट्स लिखे हैं। आप इनको ब्रीफली डिफाइन कर लीजिएगा आगे खुद से अपने कुछ वर्ड्स में, और एग्जैक्टली जो है मत लिखिएगा।
बस थोड़ा-सा इनको ब्रीफली आप आगे डिफाइन कर लीजिएगा डिवीज़न ऑफ वर्क में, जैसे मैंने आपको उर्दू में सब चीज़ समझा दी, तो आप उसी के आगे इंग्लिश में इसको पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। और आपने जो है पैराग्राफ में इसको सबमिट नहीं करना, आपको एक टेबल बना हुआ दिख रहा होगा अपने ही जीडीपी में, उसके अंदर अपना आंसर को पेस्ट करना है, केस 1 के आगे केस 1 का आंसर, केस 2 के आगे उसका, केस 3 के आगे उसका। इस तरह से आपने जीडीपी को सबमिट करना है। तो ये थी कि आपकी जीडीपी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।